ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और चुनाव के 2 दिन पहले बैंक में पैसे भेज देना, वो भी ऋण कर्ज, एक तरीके से वह कर्ज जो महिलाओं के ऊपर ऑलरेडी हैं। और आप 2005 से आज तक सिर्फ और सिर्फ जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरा के, मतलब जो असलियत भी नहीं है, जो हकीकत भी नहीं है, जिसको कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं। और कोई भी सत्ता अगर एक ही साल अपनी बपौती समझ लेगी ना किसी भी राज्य को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक लंबे अरसे से, तो यह समस्या होगी ही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं, हम कह रहे हमें 20 साल के लिए दे दीजिए सत्ता, हमें 50 साल के लिए दे दीजिए सत्ता, है ना। आप हनुमान बन के बैठे रहे और कदम कदम पर लड़े कब? हनुमान लड़ते नहीं, कदम कदम पे साथ देते हैं, कदम कदम पे। आपसे मैं पूछ रही हूँ, अगर कभी आपके स्टूडियो आए तो पूछिएगा कि उनकी डिग्री क्या है और कहाँ से है। कोई जानता है क्या कि उनकी डिग्री क्या है और कहाँ से है? कि अगर सत्ता के में बैठे हुए लोगों का, बीजेपी और जदयू के कुछ लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त है, तो आप बताइए कि इन्फॉर्मेशन इनको मिल कहाँ से रही। इसका मतलब है कि इनको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बीजेपी के ही, जदयू के ही अंदर से कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, कुछ अपने ही नेताओं को टारगेट करने के लिए। बिहार तक के मंच पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर हमारी आज की मेहमान है आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव। कंचना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत बिहार तक के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोबारा बुलाने के लिए, पहले न्यूज तक पे और अब बिहार तक। लेकिन तब शिकायत ये थी कि टीवी डिबेट से गायब कर दिया गया, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई है। हाँ, आप लोगों ने बढ़ाया है बुलाकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मंच दिया और आवाज़ उठाई कि हाँ, हमारी भी बात को रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब हर जगह आपको या प्रियंका भारती है उन्हें देखा जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो गया है और सीट शेयरिंग को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। सीट शेयरिंग पर आएंगे, लेकिन सबसे ताज़ा जो बात है तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा हर घर जॉब की बात उन्होंने कही है। उस दूसरी तरफ हम देखते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो तो सीधे बैंक में खाते में पैसे ट्रांसफर कर ही रहे हैं। तो कैसे विश्वास होगा तेजस्वी यादव के वादे पर जो कल पूरा होगा? क्या नीतीश कुमार जी ने पूरे 20 सालों पैसे ट्रांसफर किए हैं? सबसे पहले तो यह सोचना होगा ना कि 2005 से 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में कौन से साल ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी हर महीने क्या ट्रांसफ़र किए हैं, हर साल क्या ट्रांसफ़र किए हैं? तो वो उनका तो कोई, वो तो सीधा सीधा घुसखोरी है। मतलब पैसे दो, पैसे ये लो तुम और वोट मुझे दो। और चुनाव के 2 दिन पहले बैंक में पैसे भेज देना, वो भी ऋण कर्ज, एक तरीके से वह कर्ज जो महिलाओं के ऊपर ऑलरेडी हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं, ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसे ले लेके परेशान हैं। आप वो कर्ज और बढ़ा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यह बताइए कि क्या ये व्यवस्था आपने 5 साल किया था? और जब नहीं किए तो इसका मतलब है आप सीधे सीधे पैसे देकर वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें होती है। पहला कि अगर विपक्ष में और हम लोग बोले कि हम आएंगे, हम इतना पैसा देंगे, हम आएंगे, इतना रोजगार देंगे, तो इसका मतलब होता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये सारा हमें स्कीम चलाना पड़ेगा जो 5 साल रन होगा, जो 5 साल चलेगा। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट ही पैसा देने लगे और चुनाव के जस्ट 1 दिन पहले, तो ये समझ में आता, 1 दिन पहले क्या, अनाउंस होने के दिन 1 घंटे पहले अगर पैसे लोगों के खाते में भेजे, तो इसका मतलब होता है कि सरकार खुद कह रही है कि वो फेल हो चुकी है। उसको पैसे देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 20 साल, मतलब सरकार को 5 साल मौका मिलता है, लेकिन इस सरकार को 20 साल मौका मिला। अब ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो पैसे पे इनको लगता है कि क्या बिहार की जनता मूर्ख है कि ये 10,000 दे देंगे और इनको वोट मिल जाएगा और फिर 5 साल के लिए ये फिर गायब हो जाएंगे और भ्रष्टाचार हर चरम पे पहुंच जाएगा, हर एक मंत्री भ्रष्ट होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि छवि देखकर, नीतीश कुमार की छवि देखकर आप वोट करिए।
लेकिन सवाल तो यही है ना कि आप जो बात कह रही हैं कनेक्ट कर पाएगा क्या जनता से, लोगों को के खाते में, जिनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिनके घर में 10,000 रुपया चला गया, आप उन परिवारों को कैसे अपने पाले में कर पाएंगे कि भाई वोट हमें दीजिए। लोग कहते हैं, एक आम अवधारणा होती है कि भाई पैसे आ रही है, सरकार जो है ये पैसे दे रही है तो वोट इसी सरकार को देते हैं, क्या पता आगे भी ये मिलता रहे। ये एक आम धारणा बन जाती है। इस धारणा को आप कैसे तोड़ेंगे, तेजस्वी जी कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं वो बिल्कुल सच मानती हूँ। ये आम धारणा बन जाती है तब जब आपकी 5 साल की सरकार हो या आपकी इमीडिएट सरकार हो, आपने ये शुरू किया तब। लेकिन जो जनता 20 साल से देख रही है ना, मतलब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। एक पूरी जनरेशन एक बड़ी हो जाती है और नौकरी करने की उम्र में आ जाती है। तो जितनी भी, अगर नीतीश कुमार जी के स्कीम्स को आप उठा लीजिए, इन्होंने शराबबंदी की थी तो उसमें कहा था कि क्योंकि पुरुष जो है वो शराब पी के आते हैं, घर में महिलाओं को मारते हैं, एक महिलाओं की सिंपैथी, एक वोट बैंक सिंपैथी के लिए मारते हैं, फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो जाते हैं परिवार, और इसलिए शराबबंदी ज़रूरी है। तो आज आपको मालूम है कि 14 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और ज़्यादातर जो है वो पिछड़े समाज से, दलित समाज से ज़्यादातर लोग हैं। और वो क्योंकि उनके पास देखिए वकील नहीं होते, उनकी कोई दलील नहीं हो पाती है, वो जेलों में सालों साल बंद हैं। तो क्या उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, तो परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उन महिलाओं पर आएगी कि नहीं आएगी? जब घर का पुरुष जो है वो जेल में बंद होगा तो महिलाओं के कंधे पर वो जिम्मेदारी आएगी। और वो महिलाएं फिर भागकर जीविका दीदी स्कीम जो ये कहते हैं ना, ताल ठोकते हैं, उससे जाकर जुड़ गई। और जब उससे जुड़ गई तो इन्होंने लोन दिया कि आप जाइए व्यवसाय शुरू करिए। फिर इन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को थमा दिया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आप डायरेक्ट लोन देंगे और अपना ऋण वसूलेंगी, जो भी उनका ब्याज होगा वो लेंगी। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इतनी तबाह कर दी हैं बिहार की महिलाओं को कि हर एक महिला 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 10,000, 5,000, 6,000 इस तरह का छोटे लोन, मतलब ये लोन भी आप नहीं कह सकते, इतना तो हम अपने दोस्त यारों से उधार ले लेते हैं कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो आप लोन इसको कैसे कहेंगे कि अगर 10,000 का लोन बिहार में एक महिला लेने के लिए मजबूर है और उस 10,000 में जो भ्रष्ट अधिकारी आते हैं वो अपना कमीशन बीच में वसूल करते हैं कि 1,000 2,000 वो फिर बीच में रख लेते हैं और फिर 10,000 का आप ब्याज चुकाते चुकाते इतनी परेशान हो गई कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें महिलाएं सुसाइड तक कर ली हुई हैं कि 10,000 का 20,000 का कर्ज नहीं भर पा रही हैं, घर में हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया है या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये एक जो इनका सिस्टम है ना, एस्टैब्लिशमेंट, जिसको ऊपर से बहुत पॉलिश कर दिया गया था कि शराबबंदी से ये फायदा होगा, जबकि बिहार में सूखा नशा इतना तेजी से बढ़ा है। आप ग्राउंड सर्वे करा लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, ग्राउंड पे आप चले जाइए, हर कोई परेशान है इस बात से कि उनके बच्चे सूखे नशे के लत में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप फैक्चुअली आप बहुत करेक्ट बात करती हैं और इस पर अभी सीमांचल की एक रिपोर्ट एक अखबार ने जारी की, उसमें ये बात सच है। लेकिन 2 सवाल हैं मेरे, छोटे छोटे सवाल हैं, फिर रमेश सर सवाल लेंगे। जो आपने महिलाओं का जिक्र किया, आप चूंकि डेटा आपको भी मालूम है, 2015 का चुनाव हो, 10 का चुनाव हो या फिर 20 का चुनाव हो, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार इलेक्शन में, जो डाटा बताता है। और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में महिलाएं शामिल हैं, लिहाजा आपको भी माई बहन योजना का ऐलान करना पड़ा कि हम लेकर के आएंगे। और अच्छी बात है, कोई सरकार अगर महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस जो एक आम परसेप्शन इसको भी कह लीजिए, और महिलाओं का एक वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है, ऐसे में 10,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना महिलाओं के खाते में, तो बड़ा फैसला तो है सरकार का। देखिए, फैसला बड़ा है या फैसला छोटा है, इस बार फैसला परिवर्तन का है। आपने जो कहा कि महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा पड़ता है, वो एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि आप सोचिए ना कि पलायन इतना ज़्यादा है और आपको भी मालूम है कि मतलब कि जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं मोस्टली बिहार से पुरुष जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, टोटल कितना वोट पड़ा और उस टोटल में कितने पुरुष के वोट पड़े और कितनी महिलाओं का वोट पड़ा। और महिलाओं का वोट परसेंटेज स्वाभाविक है वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पुरुष जो है वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, वो नौकरी के लिए, कहीं मजदूरी के लिए, कहीं या बड़े बड़े या आईटी सेक्टर में भी काम करने जाते हैं। बिहार के बहुत ब्रिलियंट लोग जो हैं, तो ऐसे में आप खुद समझिए कि महिलाएं जो हैं वो बिहार में ज़्यादा रह जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को ज़्यादा वोट पड़ता है, ठीक है, सर्वे कहते हैं, डेटा है, सब कुछ है, लेकिन क्या बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है? आज
हम क्यों कह रहे हैं परिवर्तन की जरूरत है? परिवर्तन की जरूरत इसलिए है कि हर साल 3500 महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर से डेथ होता है और मेडिसिन तक भी अवेलेबल नहीं है अस्पतालों में। वहां पर कहेंगे चूहे खा गए, दवाइयां चूहे खा गए। अस्पतालों में एम्बुलेंस की जो सर्विसेज है ना, कितने एम्बुलेंस में जब छापा पड़ा है तो पता चला कि उससे शराब की तस्करी होती है। 30,000 लगभग महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर से हर साल सिर्फ बिहार में डेथ होता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कोई भी सुविधा, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसी व्यवस्था इन सारे समस्याओं के लिए नहीं की गई। इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें 65% एनीमिक होती हैं, एनीमिया की शिकार होती हैं, उनमें आयरन की कमी होती है, तमाम समस्याएं होती हैं। और जो महिलाओं की स्थिति है, मैंने आपको बता दिया, कहेंगे कि 1,41 के आसपास हमने महिलाओं को जीविका दीदी से जोड़ दिया है, लेकिन वो जीविका दीदी से जो जोड़ा है वो आपने कर्ज दिया है। क्या अगर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिली होती, या सरकारी नौकरी छोड़िए एक प्राइवेट नौकरी ही मिली होती, मैं कह रही हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए होते, आप कंपनी बनाए होते, आप जो मिल जो तमाम बंद पड़ी हुई है बिहार में, वहाँ पर अगर रोजगार कर रहे होते, तो क्या आज जरूरत पड़ती महिलाओं को इनके 10,000 रुपए की? आज मूल समस्या पे बात होनी चाहिए कि आपको क्यों लगा कि चुनाव के एक दिन पहले या उसी दिन पहले 10,000 रुपए दे दीजिए, और आपको लगता है कि 10,000 दे के आप फिर से सिस्टम को 5 साल के लिए कब्जे में करेंगे और फिर से बिहार की स्थिति यही रहेगी, और आप 2005 से आज तक सिर्फ और सिर्फ जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरा के। मतलब जो असलियत भी नहीं है, जो हकीकत भी नहीं है, जिसको कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं, ऐसे प्रोपेगेंडा को फैला के अगर आप 20 साल से सत्ता में बैठे हैं तो माफ करिए, आपके पास अपना कोई विजन नहीं है, आपके पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, और आपके पास बिहार को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप दिवालियापन आपके अंदर आ चुका है, आपकी सरकार खटारा हो चुकी है। चलिए, अभी तो जब वोटिंग का टाइम आएगा तो जनता तय करेगी कि कौन सी सरकार खटारा। लेकिन आप जो बड़ा महत्वपूर्ण ये जो पुरुषों के पलायन की बात आप कर रही थी, राही मासूम रजा एक हमारे बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए गाजीपुर के, वो उन्होंने आधा गांव एक उपन्यास लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि लगा झुलनी के धक्का बलम कलकत्ता चले गए। लालू यादव का भी एक वायरल भाषण है जिसमें उन्होंने इस लाइन का हर बार जिक्र करते हैं। तो ये तो बड़ी एक पूर्वांचल की एक वेदना है कि लोगों को रोजगार के लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से लौटता हूँ तेजस्वी के इस वादे पर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वादा है। आप सोचिए कि बिहार में 2.5 करोड़ के से अधिक परिवार हैं, और हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, यानी 2.5 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों का वादा है। क्या लगता है कि आप लोगों ने चेक एंड मेट कर दिया इस वादे से? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 2.5 करोड़ फैमिली हो या चाहे जितनी फैमिली हो, चाहे आप पटना में चले जाइए या आप दिल्ली में चले आइए, मुखर्जी नगर में चले जाइए, हर जगह चले जाइए, आपको बिहार के इतने प्रतिभाशाली बच्चे मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। और सड़कों पर आप ठंड के मौसम में आप सब ने देखा होगा कि पानी फिकवाती है वाटर कैनन से यही सरकार, या लाठियों से पिटवाती है, जलील करती है, और वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो किसी को भेजकर उसको भंग करवाती है। ये जो नौबत है ना, दरअसल बिहार की समस्या यह क्यों है? जो पेपर लीक इंडस्ट्री चलती है, 20 साल से ये सरकार है, पेपर लीक इंडस्ट्री इनके नाक के नीचे चलती है, और सरकार के में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के साथ वो इंडस्ट्री चलाने वालों की तस्वीरें भी वायरल होती हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। ये तमाम समस्याएं हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। और हम ये नहीं कहते कि अभी जो बिहार में सरकारी नौकरियां हैं, बहुत सारे पद उसमें खाली हैं, लेकिन पद सृजन करने की भी जरूरत है। एक होता है कि इस्टेब्लिश्ड पद जितने हैं सरकारी नौकरियां का, इस्टेब्लिश पद जितने हैं उसमें भी 7-8 लाख नौकरियां खाली हैं। 5 लाख हमने जब दिए थे तब, जब सरकार में आए तेजस्वी जी, और 12 टोटल अभी 18 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार में, सिर्फ 18 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें 12 लाख भरा हुआ है। और उस 12 लाख में 5 लाख जब 17 महीने में आए हम तब दिए, मतलब 20 साल की एनडीए की सरकार ने मात्र 7 लाख सरकारी नौकरी दी थी, मात्र 7 लाख, और अभी भी पद खाली हैं, 6 लाख पद खाली हैं। तो और भी पद सृजन करने की जरूरत है, और पद सृजन तभी होगा जब आप और कुछ इस्टेब्लिश करेंगे। आप आईटी सेक्टर क्यों नहीं इस्टेब्लिश करते? आप आईटी हब क्यों नहीं बनाते बिहार में? आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देते? आप क्यों नहीं नए हॉस्पिटल्स खोलते हैं? आप क्यों नहीं नए विश्वविद्यालय खोलते हैं? आपको मालूम है कि बिहार में 2 यूनिवर्सिटी एक्ट है, अभी तीसरा है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट है,
और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 का और पटना स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, इस स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत बिहार गवर्नमेंट ने 20 साल में, आप सर्च करवा लीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और जो दावा करती है नालंदा बना दिए, जो पहले से यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसी को रिनोवेट करा दिया या उसी में एक नया विंग खुलवा दिया और बोल दिया कि ये नई यूनिवर्सिटी है। और दरअसल हकीकत यह है कि 20 साल में बिहार को एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, ना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है। जब यूनिवर्सिटी बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, वहाँ प्रोफेसर्स की भर्ती होगी, वहाँ पर कुलपति आएंगे, वहाँ पर डीन होंगे, एचओडी होंगे, वहाँ पर सारे हर तरह के स्टाफ्स होंगे। और यही पूरे बदलाव के लिए जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन हो। और कोई भी सत्ता अगर एक ही साल अपनी बपौती समझ लेगी ना किसी भी राज्य को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक लंबे अरसे से, तो यह समस्या होगी ही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हमें 20 साल के लिए दे दीजिए सत्ता, हमें 50 साल के लिए दे दीजिए सत्ता। एक मौका अगर बिहार की जनता देती है तो 17 महीने के परिवर्तन को आज बिहार के युवाओं में पूछ लीजिए आप, वो बोल देंगे कि 17 महीने में जब तेजस्वी जी आए तो नौकरी मिली। तो 20 महीने सिर्फ चाहिए ये बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, लोग मजाक में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिन बच्चियों को साइकिल बांटी थी अब वो महिलाएं हो गई हैं, उनके खाते में पैसे भेज रहे हैं। उन्होंने अपना एक लॉयल वोट समूह तैयार किया है। लेकिन जो चुनावी डेटा ये भी तो बताता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को ऊपर तो नहीं ले जा पाए हैं। इंडिविजुअल अगर हम जेडीयू की बात करें तो उसकी ग्राफ में गिरावट आई है। तो इस बीच जो लगातार तेजस्वी यादव नीतीश जी की सेहत और तो जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप लोग को लग रहा है कि जेडीयू पर आखिरी चोट करने का आप लोग का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोग जेडीयू के मुखिया पर इतने हमलावर हैं? वरना इससे पहले तो वो नीतीश चाचा थे आप लोग के लिए। देखिए, हम हमलावर किसी पर भी नहीं है। अभी चिराग पासवान जी नाराज है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है वो नाराज है, और जीतन राम मांझी जी नाराज हैं। तो हमारा सीधा और साफ कहना है कि चिराग जी नाराज है या मांझी जी नाराज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग जी 50 सीट ले रहे हैं कि मांझी जी 100 सीट ले रहे हैं कि सारे सीटों पर लड़ रहे हैं, हमें इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या नीतीश कुमार जी डाउन जा रहे हैं या नीतीश कुमार जी ऊपर जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं इनसे नाराज हैं और एक विकल्प जो है वो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है। और बिहार में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, इस बार सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। क्योंकि हर कोई जानता है कि कितना साल चाहिए किसी को, लास्ट में आपको 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, मतलब जो बेरोजगार युवा हैं आप कहोगे 1,000 रुपये ले लो। 1,000 मतलब वो जो बच्चा छोटे से लेकर अभी तक जिसकी ट्यूशन फीस और स्कूल की फीस भी 1,000 में नहीं होगी, उसको आप 1,000 देने की बात कर रहे हो, ये शर्म आनी चाहिए आपको। और जहाँ तक बात जदयू की है, तो जदयू में 2 तरह के लोग अभी हो गए हैं। पहला एक जो नीतीश कुमार जी का समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार जी की जो आइडियोलॉजी रही हो उसको समर्थन करते हैं। एक वो जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के समर्थक नीतीश कुमार जी के पार्टी में घुसे हुए हैं, वो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। संजय झा जी कौन है? संजय झा जी बीजेपी से भेजे गए एजेंट हैं, जो सिर्फ इस मौके की तलाश में हैं कि कब नीतीश कुमार जी फुल्ली डाउन हो जाए और पार्टी को कब्जा करके वो बीजेपी की तरफ ले जाएं। और एक गुट ऐसा है जो चाह रहा है कि निशांत आए, जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं वो आए और पार्टी की बागडोर और जिम्मेदारी जो वो संभाले, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी। इस तरह के जो जिस पार्टी में इतना टूट फूट हो, जिस पार्टी में इतना अंदरूनी लड़ाई हो, और अभी तक शांति सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है बीजेपी, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी ले लेंगे तो चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि वोटर नीतीश कुमार जी का जो वोटर है वो खिसक जाए। लेकिन ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र कांड हो, ये बिहार है, महाराष्ट्र कांड नहीं हो सकता कि आप चेहरे पर किसी और को लड़ाओ, फिर आपके दिल और दिमाग में हो कि कोई और मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी अब संभालने लायक नहीं है, और हमें किसको वोट करना है और क्यों वोट करना है जी। लेकिन फिर आपका चेहरा कौन है, उसमें इतना गुरेज क्यों है कहने में? बहुत सारे फॉर्मूले आ गए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे सरकार बनी तो, और फिर 3 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन साफ साफ ये नहीं कहा जा रहा मुंह से कि सीएम कौन होगा। नहीं हो जाएगा सीएम फेस पर एक दो दिन में वो आप उसमें एक कांग्रेस ही है, आप हम खुलकर बोल देते हैं। उसमें हमारे गठबंधन में कौन कौन है? वीआईपी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, कांग्रेस है, हम हैं, मतलब आरजेडी में हम लोग। तो इसमें
सिर्फ कांग्रेस ही को लेकर कि नहीं कह रहे नहीं कह रहे नहीं कह रहे ना, ऐसा नहीं को हमारे महागठबंधन में बहुत सारे लोग हैं। और आपको भी मालूम है कि स्वस्थ लोकतंत्र में बार्गिन करने का भी एक अपना तरीका होता होगा, उनका तरीका होगा, ये हम खुलकर कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हर कोई तेजस्वी जी को ही अपना चेहरा मान रहा है, हर कोई तेजस्वी जी को ही अपना मुख्यमंत्री मान रहा है। और जहाँ तक बात 3 डिप्टी सीएम या ये वो सरकार बनने के बाद भी देखिए ये होता है, सरकार बनने के बाद भी एक बार होगा कि मंत्रालय कौन सा किसको मिलेगा। तो ये स्वस्थ जो बार्गेन होती है उसका एक पार्ट है। हम कहीं तो शायरी तो नहीं लिख रहे हैं ना कि दे दो हमको 15 ग्राम, नहीं तो होगा महासंग्राम टाइप का जो है ना, वो तो हम हमारे पार्टी में कोई नहीं कर रहा, गठबंधन में कोई नहीं कर रहा। या तो चिराग पासवान जी की तरह कि कदम कदम पर लड़ना सीखो। अरे कदम कदम पर लड़ना सीखो तो अभी तक क्यों चुप थे? आपके पिताजी का घर छीन लिया गया, आपकी पार्टी को 2 टुकड़ों में कर दिया गया है ना, आप हनुमान बन के बैठे रहे और कदम कदम पर लड़े कब? हनुमान लड़ते नहीं कदम कदम पे, साथ देते हैं कदम कदम पे। आप दीजिएगा, अगर कल का मोदी जी कह देना हनुमान ये जो तुम्हें सीटें जितनी मिली हैं ये सीटें हम वापस ले लेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। चुनाव आता है तो अपनी अपनी बार्गेन ये वो करना तो कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, जब टिकट देना हो तो जीजा जी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला लेकर ये कब से चलते हैं? ये बता देना कि इनका जो मंत्रालय मिला हुआ है उस मंत्रालय के थ्रू इन्होंने कितना कंपनी, कितना फैक्ट्री स्टैब्लिश करवाया। इनको फूड प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ये चाहते तो कंपनियां बिछा देते अभी बिहार में, लेकिन कितना करवा पाए? हकीकत यह है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री में कोई हिम्मत ही नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ जाकर कुछ अपने दम पर, अपने कैबिनेट के अनुसार, अपने मंत्रालय के अंदर कोई काम करवा दे। एक सवाल है, इस पे काउंटर सवाल है। वो बार बार कहते हैं कि हमें बिहार बुला रहा है। एक और बयान उन्होंने दिया कि जब तक मैं मंत्री हूं, अभी तो लंबा कार्यकाल है चिराग पासवान का, ये सब बयान दे रहे हैं, मतलब नाराजगी तो साफ झलक रही है। दूसरी तरफ दरवाज़ा कहीं खुलता दिख रहा है क्या? अगर आप लोगों की तरफ कुछ दिल दिमाग मिजाज बदला अगर कभी उनका, या मांझी जी का ही? देखिए, हम सबसे पहली बात की हमारा महागठबंधन जो 2020 में है वही है अभी 2025 में। सहनी जी जुड़ गए। हाँ, सहनी वही, उनको छोड़कर, और वो भी हमारे साथ काफी पहले आ गए थे। आपको भी मालूम है कि जब उनके 4 विधायक जीते और उनके चारों विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया। ये ऐसा कौन करता है कि अपने ही गठबंधन के दलों के AIM कहती है कि ऐसा आरजेडी करता है, क्योंकि आपने भी उनके 4 विधायक ले लिए। उनके प्रवक्ता इसी स्टूडियो में बैठकर ये बात बोल करके गए, इसीलिए मैं सवाल इसमें 2 चीजें। पहली बात कि MIM के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं था, VIP का गठबंधन था, मुकेश सहनी जी का गठबंधन था बीजेपी के साथ, जदयू के साथ, और अपने गठबंधन के विधायकों को खरीद लेना। और दूसरी बात, हमने खरीदा नहीं है, वो खुद अपनी स्वेच्छा से हमारे साथ आए हैं और बोले कि हम MIM के साथ चले गए थे, हमसे गलती हुई, हम RJD साथ क्यों नहीं लिया आपने AIM को? बहुत सारे लोग उनके, ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम लालू जी को भी खत लिखा, हमने तेजस्वी जी को भी लिखा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। कबूतर से भिजवाए थे, क्या खत के हमारे यहाँ पहुंचा नहीं? सबसे पहली बात, गए थे, ढोल नगाड़ा लेकर गए थे राबड़ी आवास के बाहर। वो सबसे पहली बात यह है कि ये मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा कि अगर अलायंस ऐसे नहीं होता ना, अगर आपको अलायंस करना था तो आप आते हमारे महागठबंधन दलों के पास, बातचीत करते, आप लालू जी के पास आते, आप तेजस्वी जी के पास आते, आप राहुल जी के पास जाते। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिलने से मना कर देता, लेकिन आप लेटर खेल रहे हो, आप लेटर लिखकर भिजवा रहे हो हमारे पास, वो भी नहीं मीडिया में माहौल बनवाने के लिए कि देखिए जी हम इनसे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन हमें से गठबंधन नहीं करना चाहते। इनको देखिए मुसलमानों से इतना नफरत है, ये पूरा इनको लेजिटमेसी एक चाहिए। RJD को खत लिखकर कहीं अलायंस नहीं होता है। अगर आप सच में अलायंस करना चाहते तो आप आकर लालू जी से बात करते, लेकिन क्या कभी भी ओवैसी जी आए, RJD के ऑफिस आए, या तेजस्वी जी से मिलने आए, या लालू जी से मिलने आए? तो इसका मतलब है कि उनको एक माहौल बनाना था। एक चुनाव के टाइम पर उन्होंने बस बनाया, हमसे एक लेजिटमेसी चाहिए, उन्होंने खत लिखकर वो लेने की कोशिश की। लेकिन इस बार जो वो चाह रहे हैं ना, पिछली बार जैसा किए थे, इस बार वैसा नहीं है। और इसीलिए शायद उनकी लैंग्वेज भी आप देखिए, गिरेबान में हाथ डाल देंगे, और ये तेजस्वी वो कर देगा, मतलब एक होता है ना रेस्पेक्टफुली एक लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लेना। हम तो ओवैसी जी को जब भी बोलेंगे एक रेस्पेक्ट से ही बोलेंगे, लेकिन गिरेबान में झांकना, किसी का गला पकड़ना, गर्दन पकड़ना, ये लैंग्वेज, इसका मतलब उनकी बौखलाहट को बताती है कि उनकी जो पिछली बार की सीटें कुछ आ गई थी गलती से, इस बार वो भी नहीं आने वाली है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बिहार में आप लोग के एक और प्रतिद्वंदी हैं जो मीडिया में भी काफ़ी चर्चित हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चित हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ।
प्रशांत किशोर पहले तो तेजस्वी पर काफ़ी हमलावर रहे, लगातार उनकी डिग्री और तमाम चीज़ों पर बात करते रहे और ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि तेजस्वी यादव के पास, चूंकि तेजस्वी उतना पढ़े लिखे नहीं हैं प्रशांत किशोर के मुताबिक, तो उनके पास बिहार को आगे ले जाने का विजन नहीं है। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर तेजस्वी पर हमला करना बंद कर दिए हैं, केवल उनके निशाने पर नीतीश कुमार है। तेजस्वी जी को भी मैं नहीं सुन रहा हूँ कि पीके को लेके कुछ कह रहे हों। आप लोग उनको थ्रेट मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या कोई अंदर खाने से प्रशांत किशोर से भी कोई डील हो गई है क्या? सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि हमें आपसे मैं पूछ रही हूँ, अगर कभी आपके स्टूडियो आए तो पूछिएगा कि उनकी डिग्री क्या है और कहाँ से है। कोई जानता है क्या कि उनकी डिग्री क्या है और कहाँ से है? और खुद एक वीडियो में वो बताते हैं कि बरहमी छोड़ दिए, 4 साल घूमे, फिर पिताजी ने मारा, फिर ये किया, फिर वो किया। बीच बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करने वाले दूसरों की डिग्री पे बड़ा सवाल करते हैं। ये पहली शख्सियत आप होंगी जो प्रशांत किशोर की डिग्री पर सवाल कर रही हैं। नहीं, मैं इस बात को अपने दर्शकों को हम लोग दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं। उनकी डिग्री अगर कहीं से है तो वो अपनी डिग्री क्यों नहीं सबसे पहले दिखा देते हैं, दूसरों की डिग्री पे सवाल करने वाले। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार में बैठे लोगों का समर्थन उनको नहीं प्राप्त है। दरअसल बीजेपी और जदयू में दो फाड़ है, और दो फाड़ इसलिए है कि उनको लगता है कि हमारी सरकार आ जाएगी, कहीं उसको ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कहीं उसको ना, अपने ही नेताओं को गिराने के लिए ये बीजेपी के अंदर से ही बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। ये जितना भी इंफॉर्मेशन लाकर पब्लिक डोमेन में रखें, ठीक है, किसी की ज़मीन की रजिस्ट्री के पेपर, किसी के पैसे का ट्रांजैक्शन, किसी का बैंक अकाउंट नंबर, किसी के बैंक में अभी तक कितने पैसे, ये आप सब से जब इंटरव्यू करिएगा पूछिएगा कि इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कितने आरटीआई डाले, कितने, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकलवाई। अगर सत्ता में बैठे लोगों का, सत्ता के अधिकारियों का, जो सत्ता के प्रति झुके होते हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, आप लोग मीडिया में हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान काम नहीं होता, बैंक डिटेल तक निकालना। लेकिन लोग कहते तो है ना कि बिहार में सबका कागज एक व्यक्ति के पास में है। सुन लीजिए ना, जिसका आप, वही में आप इसको गहराई में जाइए कि अगर सत्ता के में बैठे हुए लोगों का, बीजेपी और जदयू के कुछ लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त है, तो आप बताइए कि इन्फॉर्मेशन इनको मिल कहाँ से रही। इसका मतलब है कि इनको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बीजेपी के ही, जदयू के ही अंदर से कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, कुछ अपने ही नेताओं को टारगेट करने के लिए। तो ये इनका इंटरनल मामला है। यहाँ पर आरजेडी कहीं दूर दूर से भी नहीं है। यह बीजेपी के बी टीम थे, बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के बी टीम रहेंगे। मेरा पहला सवाल इनका है कि ये सबसे पहले बताया कि इनको इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से। क्या सरकार में बैठे लोगों ने इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी? तो किसने दी? वो सोर्स दे। अगर आरटीआई डाले हैं तो आरटीआई का सोर्स कि हमने ये इस डेट को ये आरटीआई दिया था और हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाला है। इसका मतलब आप ये हमारे में से एक बनना चाह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आई एम वन ऑफ देम। अपोजिशन में हम एक हम हिस्सा हैं, लेकिन दरअसल ये सत्ता के एक हिस्सा है, जो सत्ता से समर्थन मिल रहा है, सत्ता से इंफॉर्मेशन मिल रहा है और सत्ता में ही बैठे हुए कुछ लोगों को डाउन करने के लिए। किसको नहीं मालूम था सम्राट चौधरी भ्रष्ट आदमी है, करप्ट आदमी है? किसको नहीं मालूम था? लेकिन डिटेल निकाल के देना बीजेपी के ही दूसरे नेता काम कर रहे हैं, जो अपने ही नेता को गिरा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, जिसमें प्रशांत किशोर सी और डी टीम की तरह है। नहीं, मतलब ये एक बड़ा आरोप भी है। आप ये कह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी पे सवाल उन्होंने उठाया, संजय जायसवाल पे उठाया, ये पार्टी के भीतर ही लोग उनको साइडलाइन करना चाह रहे हैं या अशोक चौधरी को साइडलाइन करना चाह रहे हैं? ये बीजेपी और जदयू के ही अंदर का खेल है। ये बीजेपी और जदयू के लोग, अगर सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले बताया कि उनको बैंक, किसी को आपका एक बैंक अकाउंट डिटेल में बैंक में जाकर पूछूं, बैंक देगा क्या? नहीं देगा। बड़ा सवाल आपका अगर मैं जमीन का रजिस्ट्री आपके पिताजी ने कब करवाया है और आपके फैमिली में कब, आपकी बहन और जिसका भी जमीन का रजिस्ट्री है, किस डेट को हुआ, कितने पैसे कब ट्रांसफर हुए, क्या अगर मेरा कोई लिंक नहीं होगा, अधिकारी नहीं होंगे, कोई नेता सरकार में बैठा हुआ नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देगा क्या? नहीं देगा। तो ये जो पब्लिक में कि आई एम वन ऑफ द अपोजिशन बताने की कोशिश हो रही है ना, दरअसल वो सत्ता के ही एक अंग है, जो ये दिखाने की पब्लिक में कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी एक विकल्प हूं, जो विपक्ष के वोटर हमारे पास आ जाओ, मैं भी एक विकल्प हूं, देखो मैं सत्ता पे अटैक कर रहा हूं। जबकि सत्ता के कुछ भ्रष्ट लोगों पर आप अटैक कर रहे हो और सत्ता के दूसरे भ्रष्ट लोगों के द्वारा अटैक करवाया जा रहा है। सिर्फ आप एक मुहरा हो। तो आपके लिए कोई फैक्टर नहीं है प्रशांत? हमारे लिए क्या, बिहार की जनता के लिए कोई फैक्टर नहीं है।
मैंने आपको क्या बताया कि परिवर्तन की लड़ाई है। परिवर्तन की लड़ाई में बिहार की जनता जानती है कि वोट किसको देना है। अगर वोट किसको, कौन सत्ता परिवर्तन कर सकता है, वोट उसी को देना है। किस पे भरोसा किया जा सकता है, वोट उसी को देना है। कौन बिहार को नौकरी दे सकता है, वोट किसी को देना है। और सनसनीखेज आकर बना देने से कोई राजनेता नहीं हो जाता। आप फैक्ट्स रखने के लिए जानी जाती हैं, तर्क के साथ बात करती हैं। आपने प्रशांत किशोर की डिग्री पर जो अभी सवाल उठाए, आपको जानकारी है अंदर खाने उनकी डिग्री के बारे में कुछ? दे देना सार्वजनिक तौर पर। आपको है कोई जानकारी, उसी आधार पर आप कह रही नहीं, होंगी। अगर जानकारी नहीं है तो मैं क्यों बोल रही हूँ? बता दे। सकती हैं, मंच खुला है, आप अपनी बात कह सकते। बारहवीं फेल, लड़खड़ा के 4 साल में एक क्लास पास करना, इस तरह की इनकी हिस्ट्री रही है। ग्रेजुएट्स हैं भी या कहीं से डिग्री बनवाए हैं, ये खुद उनके मुंह से निकलवाइए ना, निकलवाइए उनके मुंह से कि दूसरों की डिग्री पे सवाल उठाने वाले, आपकी डिग्री कहीं पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? चुनाव लड़ेंगे तो एफिडेविट में देवे करेंगे। जो भी है, देखिए प्रशांत किशोर वो हमारे लिए मैटर नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे लिए मैटर नहीं करते। चिराग पासवान जी हमारे लिए मैटर नहीं करते। जीतन राम मांझी जी हमारे लिए मैटर नहीं करते। ये लोग नाराज हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं मैटर करते। हमारा फोकस बिल्कुल साफ है। हमारा फोकस ये है कि बिहार की जनता को रोजगार देना है, पलायन को रोकना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमारा। और हम पावर में आएंगे, सरकार में आएंगे, हम कभी पलट कर यह नहीं कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला था। हमारे लिए, हम जब आए तब हमने ये किया, इसके पहले कुछ था ही नहीं। दूसरों को गाली देना राजनीति में सबसे आसान काम होता है ना। आप गाली देकर, मतलब मोदी जी को देखिए तो वो नेहरू जी को गाली देते रहेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने से पहले भारत था ही नहीं। मतलब इस तरह के प्रोपेगेंडा और इस तरह के नैरेटिव बना दिए जाएंगे कि भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था मोदी जी के आने के पहले। देश भी आज़ाद हुआ, उनकी एक एमपी बन चुकी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो 2014 में ही आज़ाद हुआ। सब कुछ 2014 के बाद हुआ। भारत कहाँ था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है नक्शे में भी नहीं रहा होगा भारत, ग्लोब के नक्शे में भी नहीं रहा होगा। बिहार भी नहीं था। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे आने से पहले कुछ था जी, कुछ नहीं था। जब ये कहते हैं कुछ नहीं था ना, तो कर्पूरी ठाकुर जी का भी अपमान करते हैं। ये अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी का वारिस मानते हैं, कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की लेगेसी को मैंने बढ़ाया है। और फिर कहते हो कि 2005 के पहले आपको कुछ मिला ही नहीं था, तो उसी सरकार बनाए कर्पूरी ठाकुर जी भी सरकार में थे, बनाए थे, तो क्या वो भी आपको कुछ नहीं दिए थे? ये कह देना, ब्लेम कर देना, हमको कुछ नहीं मिला, हम जब आए तब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ये सबसे आसान काम है। लेकिन भविष्य के बारे में सोचना और आज के बारे में सोचना, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। कुछ सनसनीखेज फैलाकर जो है नेता बनने की कोशिश करते हैं, कुछ दूसरों की गाली देकर। अपने वजूद पे बात करिए आप। हमारा जो है कि हम आज की बात करेंगे और हम भविष्य की बात करेंगे। ना हम नीतीश जी को कभी गाली देंगे, ना ही हम पीछे की किसी सरकारों को कभी गाली देंगे। ठीक है, आपने कहा प्रशांत किशोर तो कोई फैक्टर है नहीं, ना इस चुनाव में, ना आपके लिए, ना जनता के लिए। लेकिन ये जो एनडीए ने अपने खेमे में सारी स्टार पावर, आप पवन सिंह का नाम ले लीजिए, मैथिली ठाकुर का इंक्लिनेशन भी उस तरफ है, ये जो सारी स्टार पावर उस तरफ आ रही है, और पवन सिंह का जो भी मामला एकदम रायता फैला हुआ है, उस पर भी आपसे कमेंट चाहेंगे। देखिए, कौन सा पहली बार माहौल बना के स्टार पावर्स करके बीजेपी मैदान में उतारी कुछ लोगों को, निरहुआ को भी उतारी है ना, मनोज तिवारी जी को भी उतारी, बहुत लोगों को उतारी है। लेकिन आप ये स्टार्स पावर का जो स्टार्स होता है ना, वो भी छीन लेती है बीजेपी। पर एक सांसद बना देगी, एक विधायक बना देगी, और फिर उनका स्टार्स का जो टैग है ना वो भी खींच लेगी, ऐसे कि ना वो स्टार्स बचते हैं और ना ही वो सांसद और विधायकी का कोई काम कर पाते हैं। मनोज तिवारी जी स्टार्स थे, विधायक एमपी बन गए, बताइए ना कितना काम किए। पूर्वांचल के लोग जो आए हैं माइग्रेट होकर दिल्ली में, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, उनके घर पे पानी और बिजली की समस्या हो रही है। तमाम कितने दिन जाते हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं ना पूर्वांचल के, है ना, पावर स्टार बनाकर उतारे थे ना, तो बता दीजिए कि पूर्वांचल के लोगों के बीच में कितने दिन गए वो, कितना उनका काम किए वो। उनकी स्टार्स की पॉपुलैरिटी भी छीन लेती है बीजेपी, और एमपी बनाकर मुंह पर एक टेप लगाकर चुपचाप बैठा देती है। तो स्टार्स पार उतर रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, बूझ है। अगर वो राजनीति में आ रहे हैं, हर किसी का राजनीति में वेलकम है। हम ये थोड़ी ना कहेंगे आप मत आइए, उनको नहीं आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। वो आ रहे हैं तो अपने विवेक और बुद्धि से आ रहे हैं, और इस विवेक और बुद्धि से भी आ रहे होंगे कि भले जो भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक कठपुतली जैसे सिस्टम में बनाकर उनको बैठा दिया जाएगा और उनके पास कोई पावर नहीं होगी। लेकिन उनकी स्टार पावर का इस्तेमाल करके चुनाव तो जीतने की ओर बढ़ सकती है। इस्तेमाल शब्द आपने यूज कर दिया, बस वही उतना ही है, काफी इस्तेमाल ही है।
मनोज तिवारी को लेकर आए, इस्तेमाल ही करके। मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं, क्या परिवर्तन ला दिए मनोज तिवारी? स्टार थे भोजपुरी दुनिया में, रवि किशन स्टार थे भोजपुरी की दुनिया में, क्या परिवर्तन कर दिए आकर? स्टार का भी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया पूरी तरह से, क्योंकि जब एक पावर स्टार होता है ना, सेलिब्रिटी होता है एक इंडस्ट्री का, तो उसके ऑडियंस जो होते हैं, जो पसंद करने वाले लोग होते हैं, किसी आइडियोलॉजी के नहीं होते हैं। लेकिन वो जब पॉलिटिक्स में आता है तो एक आइडियोलॉजी के हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक आइडियोलॉजी को हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टार थे, स्टार आप रहिए, लेकिन आप जीत कर आए हैं तो उनके लिए काम करें। 14 तारीख को, वैसे तो 14 नवंबर को देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। लेकिन उस दिन भारत में बिहार में सीएम दिवस मनाया जाएगा। तो आप हमारे मंच से कितनी सीट से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा रही हैं? देखिए, हम यहाँ पर कोई उस तरह का फेक सर्वे तो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कैसे सर्वे का डेटा आ जाता है। मतलब आज अनाउंस, उनको मालूम होता है कि इतने बजे अनाउंस होगा और इतने बजे सर्वे का डेटा फटाफट दिखाया जाने लगता है। लेकिन हमें इतना पूरा भरोसा है कि हम बहुमत से सरकार में आएंगे इस बार। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि इतनी सीटें और होती तो उतनी सीटें, हाँ पिछली बार हुआ, पिछली बार हमारी सरकार बनती लेकिन हमें हराया गया। हमें 12 से 15 वोट सीटों पर 212 वोट है ना, 20 वोट, इस इतने मार्जिन से सिर्फ हराया गया। हमारे जो विधायक थे वो जीते डिक्लेयर होने के बाद भी उनको बोला गया कि आप हार गए। तो हमें ऐसा पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होगा तो एक लहर के तौर पर परिवर्तन होगा, जहाँ पर इफ ऑन बट का कोई मामला नहीं रहेगा। और हम ये नहीं कि हम कह दे इनकी तरह 2025 पे फिर से नीतीश पता नहीं 225 पता नहीं, हम नारे नहीं गढ़ते हैं। हमारा सिंपल सा कहना है 243 सीटें हैं, 243 सीटें में हमें इतनी सीटें मिलेंगी कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है और वो आरोप जो है वो संजय यादव पर लगता है। रोहिणी जी ने भी ट्वीट किया, डिलीट भी किया वो प्रकरण भी, चूंकि अब परिवार का मामला जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आता है तो चर्चा होती ही है। उनको लेकर के क्या आपका कहना है कि जो जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू आप पर लगाती है कि पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं, जो लोग मिलने जाते हैं पहले संजय यादव से मिलते हैं फिर तेजस्वी यादव से मिलते हैं, इस तरह के आरोपों पर क्या जवाब देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके डिबेट में भी कहते हैं और अन्य जगह भी बोलते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता हमारे यहाँ क्यों आते हैं मिलने किसी से? नहीं, मतलब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर तेजस्वी जी से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं ये शिकायत करते? बीजेपी वाले क्यों करते हैं शिकायत? रोहिणी जी ने तो किया ना। नहीं, रोहिणी जी ने जो ट्वीट लिखा उसका एक अलग मतलब निकाल कर परिवार में भेद है, ये है। बिहार में जो है वो 13 करोड़ लोग हैं। तेज प्रताप जी भी कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं और विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो ये जब सवाल उठाते हैं, नहीं देखिए, पहली बात कि तेज प्रताप जी पार्टी में नहीं है। नहीं थे, मैंने कहा पार्टी के विधायक थे, अभी आपने निष्कासित कर दिया उनको परिवार से भी। नहीं किया, लालू जी ने किया। आपकी पार्टी ने किया, मतलब आपकी पार्टी ने, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे, तो उनका भी जो एक गुस्सा है वो झलकता है और वो कहते हैं कि कोई न कोई ऐसा है, जयचंद बार बार जिक्र करते हैं वो। नहीं देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी को भी अपने पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तेज प्रताप जी भी वही कर रहे हैं, अपना पार्टी बनाए हैं और अपना चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ाएंगे जितने भी लोगों का, तो लड़े और लड़ाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि तेजस्वी जी ने भी एक बयान दिया था, मुझे नहीं लगता कि उस बयान के बाद मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी बहन पे टिप्पणी करेगा या भद्दा कमेंट करेगा हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोहिणी जी ने कोई ट्वीट किया, उसका इतना प्रोपेगेंडा फैला करके दिन रात, और कुछ ट्रोलर्स जो है उनको बस लालू जी के परिवार में ही घुसे रहना है। अरे भाई, उनके परिवार से बाहर भी लोग हैं। हमारे पार्टी में जो है वो लाखों के कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी में जो है अभी लाइन लगी हुई है, इतना लोग टिकट चाहते हैं, इतना लोग की भरा पड़ा हुआ है कि किसको टिकट दे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन रूठ कर चला जाएगा। तो इतने लोग हैं, मतलब इतना बड़ा परिवार है, लेकिन आपको एक परिवार सिर्फ दिखता है। पार्टी जो है वो तो बड़ा परिवार हो गया ना, तो वो सिर्फ लालू जी, तेज प्रताप जी, रोहिणी जी पर आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास मुद्दों का दिवालियापन है, और मुद्दों का दिवालियापन जब है तो वहीं अटैक करेंगे जहां पर इनको मालूम है कि एक पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है, एक फैमिली भी कुछ होती है। हम तो नहीं आते मोदी जी के परिवार पर अटैक करने, हम तो नहीं पूछते उनके परिवार के बारे में, क्योंकि हम इसको बिलो द बेल्ट मानते हैं।
अच्छा, जो मेरा एक पिछला सवाल रह गया था, पवन सिंह और ज्योति उनकी पत्नी का जो पूरा मसला है, उससे किसे फायदा नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं नहीं जानती कि उसमें कौन गलत है कौन सही है ना। सोशल मीडिया के दौर पर क्या दिखता है, क्या बिकता है, क्या दिखाया जाता है, क्या नहीं होता, मैं उस पति और पत्नी के मामले में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हमको लगता है कि चुनाव में अगर उतरते हैं वो लोग, तो चुनाव में उतरे, जनता के मुद्दों पर उतरते हैं तो जनता के मुद्दों पर बात करें, लेकिन कम से कम इतना करेज रखें विद इन द पार्टी, कम से कम इतना करेज रखें तो कुछ अपनी पार्टी में बोल भी सके। ऐसा नहीं कि जो पावर स्टार का पावर भी छिना जाए और पता चले कि आप कठपुतली बन के रह जाएं। जी, कंचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिहार तक के मंच पर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। मंच पर, बिहार तक के मंच पर अगली बार एक और नए मेहमान से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बिहार तक।